बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज की ये नज़म क्लास फर्स्ट ईयर से ताल्लुक़ रखती है और नज़म का उन्वान है आसमान और तारे। इस नज़म के शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी, जो बच्चों के शायर के नाम से मशहूर हैं। बच्चों के शायर के नाम से मशहूर क्यों है कि वो उनकी जो अंदाज़ तहरीर है, जो अंदाज़ शायरी है, इंतहाई सादा और आम लफ्ज़ों पर होता है, यानी हर बंदा समझ जाए। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर उसको नज़ीर अकबर आबादी की नज़म सुना दें तो वो उसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं नज़म पर आऊँगा और नज़म आपको पढ़कर सुनाऊँगा, फिर उस पर तबसरा करते हैं, उस पर जो है अपना उसका मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं, उसका ख़ुलासा पढ़ते हैं कि आखिर नज़म में कौन सी बात बयान की गई है और उसमें ख़ास बात क्या थी। नज़ीर अपना मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब फरमाते हैं कि ये जो तारे हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अजब शान से हैं लटके हुए सक़्फ़े ऐवान से। चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लाल व गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी उनमें हैं अक्सर बड़े। पड़े अपने चक्कर में हैं घूमते, तेरे हुक्म के ज़ौक़ में झूमते। ये जो कायम है तेरी ही तकदीर से, ये जो कायम है तेरी ही तकदीर से, बने हैं बहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, न उसमें खलल है न बेशी कमी। ये जंजीर क्या है जिसका 2 बार ज़िक्र आ चुका है, और कशिश बाहमी क्या है, यानी बाहम खिंचाव जो है वो क्या है। आप मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब फरमाते हैं कि वो नज़र ना आने वाली जंजीर क्या है, फिर ख़ुद ही जवाब देते हैं कि वो जंजीर कशिश बाहमी है, यानी बाहमी खिंचाव, उसमें ना कोई खलल वाक़े होता है, ना कभी कमी या ज़्यादती होती है। इस शेर में शायर ने इल्म साइंस का असूल बयान किया है। ये कशिश क्या है, कशिश बाहमी क्या है, ये साइंस का असूल है। उर्दू में कशिश शकल और अंग्रेज़ी में इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, या लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसे। अजब तूने बांधी है ये बागडोर, तुला सब का आपस में रहता है ज़ोर। ये सब लग रहे हैं उसी लाग पर, लगाते हैं चक्कर उसी बाग पर। नशे में इताअत के सब चूर हैं कि कानून कुदरत से मजबूर हैं। नज़ीर अपना नज़ीर नहीं बल्कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब ने ये नज़म जो है तमाम आसान और सादा अल्फाज में बयान की है, और इसमें यानी सिर्फ़ और सिर्फ तारों का ज़िक्र है, क्योंकि आसमान और तारे हैं तो आसमान और तारों का ही ज़िक्र होगा। ऐसी नज़में सवाए गज़ल के बाकी जो नज़में होती हैं उनमें कोई ना कोई मौजू ज़रूर होता है। गज़ल में मौजू क्यों नहीं होता, क्योंकि गज़ल किसी एक मौजू पर ही नहीं होती। गज़ल का हर शेर अलग माना व मफ़हूम रखता है, इसीलिए गज़ल को मौजू नहीं होता। जबकि बाकी जितनी भी नज़में हम लिखते हैं तो नज़म को कोई ना कोई मौजू देते हैं और उसी मौजू पर ही हम शायरी करते हैं। तो आज का जो नज़ीर अपना मौलाना मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब का मौजू है वो आसमान और तारे है। अब ज़ाहिर है जितनी बातें होंगी आसमान और तारों के मुतल्लिक़ ही होंगी, तो अपना जो नज़्म है वो आपने सुन ली है। अब आए इस पर इसका ख़ुलासा देखते हैं, इसका जो है तज्ज़िया करते हैं कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब ने इस नज़्म में क्या बयान किया है। ये नज़्म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मीरठी का शाहकार नज़मों में से एक है। मौलवी साहब फरमाते हैं कि जो तारे आसमान पर चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, उनकी शान निराली है। ये आसमान की छत से लटके हुए चिराग हैं, उन चिरागों को तेल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें रोशन किया है, कुदरत ने उन्हें चमकाया है। आसमान की नीली चादर पर बिखरे हुए ये फूल कितने खूबसूरत हैं, ये सब कुदरत का खेल है। ये सारे हीरे मोतियों की तरह हैं, उनमें कई ज़मीन से भी बड़े हैं। हमें ये महसूस होता है कि ये बहुत नज़दीक हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत दूर हैं, बहुत बड़े हैं। ये भी एक साइंसी राज है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सितारे उसका हुक्म मानते हैं, ये उसके मुकर्रर किए हुए रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस काम पर लगा दिया है और जिस रास्ते पर चला दिया है, ये उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। तूने उनके दरमियान जो फ़ासला मुकर्रर कर दिया है, ये सितारे उस फ़ासले का ख्याल रखते हैं। ये फ़ासला न कम होता है
اور نہ بڑھتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے عجب نظام بنایا ہے کہ ستارے مسلسل گردش کرتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ یہ سب تیرا حکم مانتے ہیں اور اسے بجا لاتے ہیں، اسے بجا لانے میں مصروف بھی رہتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، یہ قدرت کا قانون سے، کیونکہ وہ قدرت کے قانون سے مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جذبہ باہمی سے قائم نظام سارے، جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے قدرت کا شاہکار ہیں، یہ چاند سورج اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس نظم کی جب آپ ایکسرسائز کو فالو کرتے ہیں، ایکسرسائز میں آتے ہیں، تو ایکسرسائز میں آپ کو جو پہلا سوال ملتا ہے وہ ہوتا ہے آسمان کو سقف ایوان کیوں کہا گیا ہے؟ سقف کے معنی چھت ہیں، ایوان کے معنی محل یا بڑی کشادہ عمارت کے ہیں۔ چھت کیونکہ سایہ مہیا کرتی ہے اور آسمان بھی دنیا والوں کے لیے ایک بڑی چھت کی مانند ہے، اس لیے آسمان کو سقف ایوان کہا گیا ہے۔ سوال نمبر دوسرا ہے لال و گوہر سے کیا مراد ہے؟ نظم آسمان اور تارے میں لال و گوہر سے مراد چاند، سورج، ستارے اور دوسرے سیارے ہیں جو کہ ہیرے موتی کی مانند چمکدار ہیں۔ اس نظم میں تاروں کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سی باتیں آج کل کی سائنس کے مطابق ہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمین سے بہت دور ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ سائنسی طریقہ کار ہے، سائنسی بات ہے۔ دوسری بات ہے وہ کشش شکل کی وجہ سے ایک مقررہ فاصلے پر رہ کر مسلسل چکر لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کشش پر ہی کھڑے ہیں۔ تیسری بات ہے ان میں سے اکثر ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں، یہ سائنسی طور پر پروف بات ہے۔ اگلا سوال ہے آخری شعر کا مطلب واضح کیجئے۔ آخری شعر کا مطلب واضح کیجئے۔ تو نظم کا آخری شعر ہے نشے میں اطاعت کے سب چور ہیں کہ قانون قدرت سے مجبور ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل میرٹھی فرماتے ہیں کہ یہ چاند، سورج، ستارے اور دوسرے اجسام فلکی، جسم کی جمع ہے اجسام، جس اجسام فلکی جو آسمان پر مسلسل چکر لگا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ نے ان کی بندگی اور عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس طریقے کو بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ قائم ہے تیری تقدیر سے، اس مصرے میں تقدیر کے کیا معنی ہیں؟ یہ قائم ہے تیری تقدیر سے، اس مصرے میں تقدیر حکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس نظم کی جو اپنا خصوصیت ہے، جسے خصوصیت کلام کہیں، وہ کیا ہے؟ تو روانگی، سادگی، پختگی، اعلیٰ فکر، بلند خیال، صاف زبان، خوبصورت انداز بیان، سچا جذبہ، گہرا احساس، دلکش تصورات، بہترین الفاظ کا چناؤ ہی اس نظم کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ تو اگلی نظم تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ چینل اردو زبان و ادب کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ صرف فرسٹ ایئر کلاس تک مشتمل نہیں ہے بلکہ لیکچررشپ، CSS، PCS، اسسٹنٹ پروفیسر، گیٹ سبجیکٹ اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں آنے والے اردو کے لحاظ سے جتنی بھی جابس ہیں ان سب میں یہ آپ کا معاون و مددگار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔